स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास 12 ज्योग्राफी के पार्ट 1 के अंतर्गत लेसन 10 जिसका नाम है मानव बस्ती, इसका अध्ययन करेंगे। मानव बस्ती जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, मानव के बसाव क्षेत्र से लिया जाता है जहाँ पर मनुष्यों का निवास हो, और वह निवास कैसा हो जो लंबे समय से रहते आ रहे हों, लंबे समय से बस्तियां बनी हो और वहाँ पर लोग रह रहे हों, तो ये क्या कहा जाएगा? मानव बस्ती। मानव बस्ती जो मुख्य रूप से इस अध्याय में है वो आपको मैं संक्षेप में बता दूं, फिर अध्याय को शुरू करते हैं। तो मानव बस्ती बच्चों मैं जैसा कि मैंने बताया मानव बसाव क्षेत्र से लिया जाता है, और ये कैसा होना चाहिए? अस्थायी रूप से या लंबे समय से यहाँ पर घर बने हो, यहाँ पर लोग रहते हो। और ये प्रकार जो कितने प्रकार के हैं? ग्रामीण एवं नगरीय। ये मुख्य रूप से साधारण शब्दों में है कि बस्तियों के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब इसके आगे इसमें दिया गया है ग्रामीण बस्तियाँ जो गांव में बनी होती हैं, इनकी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। फिर इन बस्तियों का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, कितने प्रकार की बस्तियां हैं ये, और जो बस्तियां बसी हुई हैं किस पैटर्न पर बसी हुई हैं, यानी किस रूप में बसी हुई हैं, और इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। फिर इसके बाद जो नगरीय बस्तियां हैं उनको भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे, उनका पैटर्न क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो इतना इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और बच्चों हाँ, ये मैं बता दूं, ये अध्याय बहुत ही आसान है। आपको इसमें जो बताया जाएगा बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई पॉइंट ऐसे हों जो समझ में ना आए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 1 लेसन 10 मानव बस्ती। बच्चों यह जो बस्ती है इसमें शुरू किया गया है, देखिए कि एक स्थान, देखिए लिखा हुआ आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक है, आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। एक स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। इसमें एक बिंदु देखिए समझ में आना चाहिए आपको, जो अस्थायी रूप से बसा हो, परमानेंट बसा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? मानव बस्ती। मकानों का स्वरूप वहाँ पर तो बदल सकता है, वहाँ काम भी बदल सकता है, परंतु बस्तियाँ जो हैं समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। अर्थात समय बदलता रहेगा, स्थान के साथ साथ ये बस्तियां जो है बसती रहेंगी, उनकी बसावट आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद बस्तियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में बस्तियां कितने प्रकार की है? ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, और कौन कौन सी है? नगरीय बस्तियां हैं। ग्रामीण बस्तियों में एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना था। जो गांव के निवासी, उनका मुख्य कार्य कौन सा होता है? खेती करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना। प्राथमिक गतिविधियां ये आपको प्रारंभ के चैप्टर में आपको बताया जा चुका है बहुत अच्छे तरीके से। परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि गांवों में रहना पसंद करते हैं। आज भी लोग शहरों में भले ही रहें, लेकिन वो रहना कहाँ पसंद करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। अतः ग्रामीण एवं शहरों में आधारभूत अंतर ही होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है। द्वितीय क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, इसमें कि उद्योगों का निर्माण होता है। और तृतीयक में क्या है? जो सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे परिवहन सेवा, संचार सेवा और स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा, न्याय सेवा, ये सभी तृतीयक गतिविधियों में आते हैं। इसके विपरीत ग्रामों में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन करना और पशुपालन। तो ये सब कैसे कार्य हैं? ये सभी हैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण होता है। अर्थात जो कार्य हैं, कार्यों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। जैसे बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है प्राथमिक कार्यों के आधार पर होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वे किस कार्य में लगे होते हैं? प्राथमिक कार्यों में, अर्थात कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, और ये सब क्या है? प्राथमिक कार्य में। तो ऐसे लोग इस कार्य में लगे होंगे तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? ग्रामीण क्षेत्र। इसके बाद आइए देखते हैं
बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, बस्तियों के जो प्रकार हैं और जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके प्रकार और प्रतिरूप। बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति एवं प्रतिरूप के आधार पर। तो ये बस्तियां, पहला है संगत बस्ती। संगत माने जो कंजस्टेड बस्तियां बिल्कुल पास पास में बसी हुई होती हैं। इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। ये देखिए चित्र में, ये संगत बस्ती है, कंजस्टेड बस्ती का ही उदाहरण है। और इनमें ये जो मकान बने हुए आपको दिख रहे हैं बहुत ही पास पास बने हुए हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को हम क्या कहेंगे? संगत बस्ती। और इसके अलावा दूसरी जो बस्ती है वो क्या कहलाएगी? प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती इसका उल्टा होगा बिल्कुल। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। ये देखिए, ये प्रकीर्ण बस्ती का उदाहरण है यहाँ पर। तो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों को या तो पर्वतीय भागों से बांटते हैं या फिर खेतों के आधार पर ये बीच में डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से बस्तियाँ दो प्रकार की हो गई है, संगत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। अब आइए देखते हैं ग्रामीण बस्ती, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना। तो ये इनके कार्य हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों को कारक जो प्रभावित करते हैं, पहला कारक है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति, जल ही जीवन है। साधारणतया ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं और जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बच्चों, हमारी प्राचीन सभ्यताएं भी सब नदियों, नदी घाटियों किनारे ही विकसित हुई हैं। इसका कारण यही था कि जल के द्वारा ही हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं और बिना जल के जीवन असंभव है। तो यही कारण है ग्रामीण बस्तियां भी अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में बसती हैं जहां पर उनको जल आपूर्ति आसानी से हो जाए। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी के किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। और अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। ये तो था जल आपूर्ति। और दूसरा है भूमि। भूमि किस प्रकार से मानव ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है? भूमि एक बहुत बड़ा कारक है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि भूमि ही ऐसा कारक है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ होती है। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या काम करते हैं? भूमि, खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वे उसी क्षेत्र को महत्व देंगे जहाँ पर कि उनके लिए कृषि करने के लिए भूमि उपलब्ध हो और वह कैसी हो? उपजाऊ हो। ये था भूमि। उसके बाद है उच्च भूमि के क्षेत्र। आपने देखा होगा गांव में लोग उच्च भूमि का या ऊंचे जो क्षेत्र वहीं पर रहना पसंद करते। क्यों? क्योंकि यदा कदा बाढ़ आ जाती है आने के कारण, जैसे वो ऊंचे क्षेत्रों पर अपने आप को बचा सकें, वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। तो जल हो गया और ये उच्च भूमि के क्षेत्र हो गया। और अगला पॉइंट है गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री अर्थात जो घर बनाने का सामान होता है, जिनके द्वारा अपने घरों का निर्माण कर सकते हैं, वह सामग्री भी जहां उनको आसानी से प्राप्त होगी वहीं पर वो घर अपना बनाना चाहेंगे। मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक है। जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियाँ बसाता है। वनों को काट कर प्राचीन गाँवों को बनाया जा सकता है जहाँ लकड़ी बहुतायत में थी। इसका उदाहरण देखिए, चीन के लोएस क्षेत्र, जो चीन देश है, यहाँ को लोएस जो बालू वाला क्षेत्र, वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मकान के लिए जो सामग्री उन्हें जहां आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वहीं पर वो रहना पसंद करेंगे।
अगला बिंदु है सुरक्षा। सुरक्षा बहुत बड़ा कारक है हर व्यक्ति के लिए। तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसलबर्ग बच्चों, ये बालू से बना हुआ एक धरातल की आकृति है जो कि अपरदन के कार्यों से बनती है। अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। ये तो ये सुरक्षा के स्थान माने जाते हैं। पहाड़ियाँ हो गई और द्वीपों पर जो बसा दिया जाता था जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित पाते थे। उसके बाद नियोजित बस्तियाँ। इस तरह की बस्तियाँ सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती हैं। बच्चों, इसमें भी ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो नियोजित बस्तियां हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की ही बस्तियों पर सरकार के द्वारा उनके लिए जो बस्तियां बसाई जाती हैं उसको क्या कहेंगे? नियोजित बस्तियां। और वहाँ पर सरकार द्वारा सभी सुविधाएं ग्रामीण लोगों को दी जाती है। सुविधाएं कौन कौन सी है? आवास हो गया, जो मकान बनाए हो तो उनको हो ही गया, मिल गया। दूसरा कौन सी व्यवस्था है? पानी की। और अन्य मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये कैसी बस्तियां होगी? नियोजित। अब आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब प्रकार से नहीं होगा, प्रतिरूप का तात्पर्य है पैटर्न, अर्थात वो गोलाकार प्रतिरूप में है या फिर रैखिक प्रतिरूप में। इस प्रकार से वो उनका आकार कैसा है, किस शेप में बनी हुई है, इसका तात्पर्य यह है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं, या फिर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं प्रकार और प्रतिरूप में। तो ये आप ध्यान रखना, प्रतिरूप का तात्पर्य है उनका शेप कैसा है, वो किस आकार में बसे हुए हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीप स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। अब इसके कई मानदंड हैं बस्तियों के प्रतिरूप के, तो इन्हें देखते हैं आगे। ग्रामीण बस्तियों के जो मुख्य प्रतिरूप है बच्चों ये ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप आप देख रहे हैं चित्र में, और इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कौन कौन से प्रतिरूप हैं। पहला है, देखिए, रैखिक प्रतिरूप, एक रेखा के सहारे बसे हुए। दूसरा है चौक पट्टी या चौकोर, चौक पट्टी के रूप में। और है तारे के आकार में, जैसे तारा जो होता है स्टार के शेप में बसी हुई बस्तियां हैं। और ये नीचे दिए हुए हैं, ये कैसे हैं? टी शेप में ये बस्तियां हैं, वृत्ताकार या गोलाकार, और ये है दोहरा। तो इस प्रकार से ये बस्तियां हैं और इनके ये प्रतिरूप हैं। अब इनको विभाजन के आधार कौन कौन से हैं? तो पहला है विन्यास के आधार पर। इनके मुख्य प्रकार हैं मैदानी, पठारी, तटीय एवं वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। फिर है कार्य के आधार पर कौन कौन सी है इसमें? कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम। तो कार्य के आधार पर जो लोग जिस काम में लगे हैं उनको उसी कार्य के आधार पर उन गांवों का बंटवारा कर दिया जाता है, नामकरण। कृषि में लगे हुए को कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम जहां मछलियां पकड़ने रहने वाले और मछली का काम करने वाले लोग रहते हैं, पकड़ने वाले, तो उनको उसके नाम से ही उनका नामकरण हो जाता है। लकड़हारों के ग्राम जहाँ लकड़ी का काम होता है तो उनको कार्य के आधार पर बांट दिया जाता है। आगे है बस्तियों की आकृति के आधार पर। तो बस्तियों की जो आकृति है इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौक पट्टी, दोहरे, इस प्रकार से ये है। तो पहला देखते हैं रैखिक प्रतिरूप किसे कहते हैं। उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। रैखिक यानी एक रेखा के सहारे, जैसे रेलवे की लाइन है, नदी है, नहर है, घाटी है, इन सब के किनारे जो बसे हुए मकान होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे? रैखिक प्रतिरूप। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, आयत के रेक्टेंगल शेप में। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल अथवा
चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव झीलों, तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होता है। गोलाकार में आपने देखा होगा गांव में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि फला तालाब बहुत शुद्ध है और यहाँ पर मन्नत मांगने से जो भी है इस तरह की मान्यता होती है, पूजा करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस या तो कोई पेड़ होगा, पुराना पेड़ होगा या कोई पुराना तालाब होगा, उसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र से दूर नहीं जाना चाहते और उसके आसपास ही गोलाकार रूप में अपनी बस्तियों की बसावट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, गोल शेप में हो जाएगा। बीच में ये पेड़ है या तालाब जो भी उनकी मान्यता रही होगी और उससे किनारे किनारे ये मकान उनके बन जाएंगे। तो एक ऐसा शेप हो जाएगा गोलाकार। उसके बाद है तारे के आकार का प्रतिरूप। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं और वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ बस जाती हैं। फिर है टी आकार। टी आपको पता ही है जो लेटर है इंग्लिश का। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर, आपने देखा होगा सड़क के तिराहे पर जो विकसित हो जाती हैं बस्तियां, उनको हम टी आकार में नाम का करते हैं। फिर है दोहरे ग्राम। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। अब आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी, जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हर वस्तु के, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हमें उससे कहीं लाभ है तो उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी है, फ़ायदे हैं तो हानियाँ भी मिलती हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ जहाँ एक तरफ से लाभदायक हैं तो वहीं पर उनके कुछ ना कुछ समस्याएं भी होती हैं जो कि उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही बाधा का मार्ग बन जाती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। हमारा देश कैसा है, विकासशील है। तो विकासशील देश के जो गांव हैं उनमें जो है जो समस्याएं हैं उसको बताया गया है इस बिंदु में। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और जल से बीमारियां जो होती हैं उनमें हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या बनी रहती है। दक्षिण एशिया के देश प्रायः बाढ़, सूखे से ग्रस्त रहते हैं। और इसके अलावा बच्चों देखिए, शौचालय यानी शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। और इसके अलावा जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की, मकानों की रूपरेखा, उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है। यानी हर पारिस्थितिक, हर एरिया के लिए वहाँ के लिए मकान की सामग्री अलग अलग होती है। मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र हो तो वहाँ के लिए मकान बनाने के लिए जो सामग्री अलग होगी। मैदानी क्षेत्र की बस्ती है तो वहाँ पर मकान बनाने के लिए अलग अलग सामग्री होगी। पठारी भाग की अलग होगी और इस प्रकार से अलग अलग गृह निर्माण की सामग्री होगी। जो मकान मिट्टी, लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं उन्हें भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान होता है। जो कच्चे घर होते हैं उनको बाढ़ के समय बहुत नुकसान होता है, वर्षा के समय काफ़ी नुकसान हो जाता है एवं हर वर्ष उनके लिए उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त संवातन नहीं होता, अर्थात अच्छा वेंटिलेशन भी नहीं हो पाता उन ऐसे मकानों में। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जिनके ऐसी व्यवस्था है, समस्या है, तो वहाँ पर क्या होता है, जगह नहीं होती तो उसी में लोग भी रह रहे हैं और एक किनारे में पशु भी बंधे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कच्ची सड़कें हैं और जो संचार, कम्युनिकेशन के जो साधन है वो भी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयाँ हो जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित होते हैं। तो ये था बच्चों ग्रामीण बस्तियाँ, उनकी समस्या, उनका प्रतिरूप। अब आइए देखते हैं नगरीय बस्तियाँ। नगरीय यानी शहरों में जो बस्तियाँ हैं इनका परिचय।
तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ बाजार से अधिक निवासियों वाले थी। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। ये इसका क्वेश्चन भी है। प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन। और उसकी जनसंख्या कितनी थी? 1810 में 10 लाख थी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश से भिन्न है। अर्थात हम किस क्षेत्र को नगर कहें, किस क्षेत्र को गांव कहें, तो इसकी जो माप है या इसकी जो परिभाषा है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की है। मान लीजिए हम किसी देश को जनसंख्या के आधार पर वहाँ के लोगों को नगरों में विभाजित कर देते हैं, तो हो सकता है कोई देश अन्य किसी कारण से अपने यहाँ ग्रामीण नगरीय बस्तियों का विभाजन करता हो। तो इसमें पहला हम देख लेते हैं बिंदु जनसंख्या। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के आधार पर विभिन्न देशों में अलग अलग जनसंख्या को मापा गया है। अब जैसे इसमें दिया है कोलंबिया में 1500 व्यक्ति जहां पर हैं उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और 1500 से अगर कम है जनसंख्या तो उस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में घोषित किया गया। इसी तरह अर्जेंटीना, पुर्तगाल में अगर जनसंख्या 2000 है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र, और इससे कम है तो ग्रामीण क्षेत्र। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड में 2500 जनसंख्या होनी चाहिए, भारत में 5000 और जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और साथ ही गैर कृषि कार्य में लगे जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। हमारे यहाँ देश में एक तो ये देखा जाता है भारत में कि 5000 जनसंख्या हो और घनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि लोग गैर कृषि कार्य में लगे हों, यानी प्राथमिक कार्यों में नहीं लगे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग जनसंख्या 5000 है और घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहाँ के लोग प्राथमिक कार्यों में लगा है, तो ऐसी श्रेणी के लोग, ऐसे क्षेत्र श्रेणी का क्षेत्र वो नगरीय बस्ती में नहीं आएगा। इसके लिए तीनों बिंदु होने चाहिए कि 5000 जनसंख्या हो, घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और ऐसे लोग द्वितीय कार्यों में लगे होना चाहिए, प्राथमिक कार्यों में नहीं होने चाहिए। इसके बाद है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाए। व्यावसायिक संरचना भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जैसे जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में यह मानदंड कितना है? 75% रखा गया है। इसके अलावा है प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड हो और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो। अगर ऐसा है तो वह किस में आएगा? नगरीय क्षेत्र में कहा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर है स्थिति। नगरीय क्षेत्रों की केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कराए गए कार्यों के आधार पर देखी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्तन के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये जो है ये स्थिति बहुत आवश्यक है नगरों के लिए, जिससे कि नगरों का निर्धारण हो। नगरों के कार्य कौन कौन से हैं नगरीय क्षेत्र में? गैर कृषि कार्य तो उसमें होगा, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत ही आएगा नगरीय क्षेत्रों के कार्य। तो प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे प्राचीन नगर। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्य विभेदीकरण के
रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कारण इसी सूची में जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजन, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय एवं सबसे नवीन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी। ये सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है, नगरों के कार्यों की आधारभूत भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव होगा। सूचना प्रौद्योगिकी बच्चों, यह जो साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो विकास हुआ है, इसका नगरों के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आप इससे भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बिना सूचना के, बिना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुए कोई भी नगरों का विकास नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन, ये क्या है, प्रशासनिक नगर हैं। उसके बाद है व्यापारिक नगर क्या है, कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कंसास नगर, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर। ऐसे नगर जो व्यापार से जुड़े हों, व्यवसाय से जुड़े हों, वो क्या कहलाएंगे, व्यापारिक नगर और व्यावसायिक नगर। जैसे फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम के विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस, एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा, ये प्रमुख हैं कौन से, व्यापारिक और व्यावसायिक नगर। अब है सांस्कृतिक नगर कौन कौन से हैं। तीर्थ स्थान जैसे यरूशलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, औद्योगिक, खनन एवं परिवहन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य भी नगरों के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं और ये नगरों के महत्वपूर्ण कार्य है, इन्हीं से नगरों की पहचान होती है। अब आइए देखते हैं आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्धचंद्राकार या चापकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन है। अर्थात वहाँ की जो वास्तुकला है, वहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल है और सांस्कृतिक जो परंपरा रही वहाँ की, वो वहाँ के भवनों पर साक्षात वो झलकती है। तो उसका उदाहरण उसी रूप में देखा जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर हैं, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। उसके बाद है बच्चों, ये देखिए, इसमें दिखाया गया आदिस अबाबा की आकार की, ये किस प्रकार से इनका आकार है आदिस अबाबा नगर का। तो ये बहुत ही नगर कंजस्टेड एरिया, बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों को दर्शाते हैं। ये आदिस अबाबा की 36 रेखा है इनका, ये हवाई सर्वेक्षण से लिए गए एयर फोटोग्राफ है। नियोजित नगर ये कैनबरा की आकार की है, नियोजित नगर जो कैनबरा है। उसके बाद कैनबरा का परिचय देखते हैं। अमेरिकन वास्तुविद वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इसकी योजना बनाई। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए, जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान और पार्क हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार अब देखिए कितने हैं। पहला तो है नगर। नगर किसे कहेंगे? नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में
आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। नगर एवं ग्रामों के कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं ये नगरों में ही विद्यमान होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं मिलता। अगला है शहर। यह नगरों के प्रकार है। तो यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं, यानी जो उसके पहले हमने जो पढ़ा नगर क्या है, तो नगरों से बड़े कौन होते हैं? शहर। एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान जो धन से आर्थिक कार्य जो करते हैं, धन संबंधी कार्य करते हैं, उनकी भी संख्या अधिक होगी। प्रशासकीय कार्यालय, यातायात के केंद्र होते हैं ये शहर, और इनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, और इन्हें क्या कहते हैं? मिलियन सिटी। उसके बाद है सन नगर। सन नगर का तात्पर्य क्या है? इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। यह विशाल विकसित नगर होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इसमें क्या है, जब नगर या शहर, या मान लो कुछ भी कह लो, सिटी कह लो, जब कई शहर आपस में मिलकर एक बड़े नगर का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सन नगर। जैसे उदाहरण दिया गया है, ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो उसके उदाहरण हैं। उसके बाद है मिलियन सिटी। किसे कहते हैं? विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था, 1850 में पेरिस, 60 में न्यूयॉर्क और 1950 में तक विश्व में 80,000 मिलियन सिटी थे। तो इसके बारे में बच्चों ज़्यादा नहीं, विश्व नगरी देखते हैं क्या है। यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। सन नगर आपको समझ में आ गया हो, कई शहर मिलकर जब आपस में एक दूसरे के समीप बस जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सन नगर। और कई सन नगर जब एक दूसरे के आसपास बसते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? विश्व नगरी। तो आपको समझ में आ गया विश्व नगरी क्या है और सन नगर क्या है। उसके बाद है बच्चों, देखते हैं विश्व नगरी के बाद मेगा सिटी का वितरण। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर एवं उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। मेगा सिटी का देखिए उन नगरों के लिए, ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर, जो मुख्य नगर पहले पढ़ा, और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से जनसंख्या अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेगा सिटी। 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था, यानी पहली मेगा सिटी कौन सी थी? न्यूयॉर्क। ये देखिए इसमें दिया गया विश्व के मेगा सिटी कौन कौन से हैं इस समय। यह है जापान, जो टोक्यो का, जापान है, दिल्ली भारत का, शंघाई चीन में, मुंबई फिर भारत। ये सब किस में आते हैं? मेगा सिटी में आते हैं। तो आपकी बुक में दिए गए हैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये इतने मेगा सिटी हैं। और इसके बाद है बच्चों विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। जो बस्तियां हैं विकासशील देशों में, इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं? विकासशील देशों में बस्तियों संबंधी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे आबादी जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे तंग आवास, गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इनके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा कौन कौन से, जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी सुविधाओं की भी कमी होती है। तो ये ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं हैं जिनसे हम सभी आपस में कभी हमेशा रूबरू होते रहते हैं, हमारा आमना सामना होता ही रहता है ऐसी समस्याओं से। तो हम किस देश में रहते हैं? भारत एक विकासशील देश है। तो ये समस्याएं हमारे लिए कोई नई नहीं है, हम इनसे फेस टू फेस करते ही रहते हैं। तो ये बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। अब आइए देखते हैं नगरीय बस्तियों की समस्याएं, यानी शहरों में जो बस्तियां हैं, शहरों में जो घर हैं, मकान हैं, इन सब एरिया की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो रोजगार के अवसर, नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है।
करेक्ट, ये आपको समझ में आ गया। यानी शहरों में किस लिए आता है? अपने रोजगार के लिए। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित है, नियोजित नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, अतः आने वाला हर व्यक्ति भीड़ की स्थिति को पैदा करता है। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि मुख्य विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं नहीं बच्चों, ये बहुत बड़ी कमियां हैं। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोग गांवों से शहरों में अपने जीवन यापन या व्यवसाय के लिए या पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो शहर जो कि अनियोजित बसे हुए हैं, उनका कोई नियोजन नहीं है बस्तियों का, तो आने वाला बाहरी व्यक्ति उस शहर में एक भीड़ का हिस्सा बनता है और उसके लिए पहले से कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो कहाँ रहता है? स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर होता है। और वहाँ पर आपको पता ही है कैसी व्यवस्थाएं हैं, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था। जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी तो व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ रहना एक मजबूरी और अपने आप ही बीमारियों को आवाहन करना है। ये देखिए गंदी बस्ती, स्लम एरिया की जो बस्ती हैं, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, आपने देखे भी होंगे अपने आसपास कहीं ना कहीं ये गंदी बस्तियाँ। अब आइए देखते हैं एक स्वस्थ शहर क्या है। इसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। कौन कौन सी? स्वच्छ सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। बच्चों, आवश्यकताएं दो प्रकार के, मूलभूत का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, और आधारभूत में आता है हमारे लिए पीने की व्यवस्था, और जो चिकित्सा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, और ये परिवहन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तो ये सब उसमें आते हैं आधारभूत आवश्यकताओं में। सुरक्षा की व्यवस्था, तो सभी निवासियों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं। यह क्या है? एक स्वस्थ शहर के लक्षण है या उसके आवश्यक बिंदु है शहर के लिए। उसके बाद आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसर के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। जो लोग गांव से शहर जाते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि कुशल हो, ट्रेंड हो किसी भी एक पर्टिकुलर किसी काम में, तो वो क्या करते हैं? अकुशल होते हैं, तो एक प्रकार से भीड़ का हिस्सा बनते हैं। कोई अच्छा उत्पादन नहीं उनके द्वारा हो पाता, वो सिर्फ अपनी ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या क्या है विकासशील देशों। बच्चों आइए देखते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं कौन कौन सी है। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब निवासियों की पहुंच से बाहर रहती हैं। और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। और ये था बच्चों सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं, जो कि समाज में ये समस्या आपस में हमें देखने को मिलती है। और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, जो बेरोजगारी की समस्या है और शिक्षा की कमी है, इन दोनों के कारण ही समाज में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग शहरों में जाते हैं, इनमें जाने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक देखी जाती है। और यह क्या करती है? यह जनसंख्या, पुरुषों की अधिक जनसंख्या नगरों में लिंग अनुपात को बढ़ावा देती है, क्योंकि जाने वालों की संख्या पुरुषों की होती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो पहले से होते हैं प्लस इनको मिलाकर यह रेशियो डिसबैलेंस हो जाता है और विषम लिंगानुपात का कारण बनता है। आगे है
पर्यावरण संबंधी समस्याएं। पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं ये बहुत ही सामान्य बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बताया गया है इसमें। विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है। अर्थात जो हम जल पदार्थ का सेवन तो करते ही करते हैं, लेकिन उन सभी जलीय पदार्थों और अन्य पदार्थों का हम क्या करते हैं, निस्तारण भी करते हैं, उनका वेस्टेज भी करते हैं। विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति और घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है। अर्थात तो जल की आपूर्ति है वह उपयोग के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए वहाँ तक सप्लाई करना हर तरह से मुश्किल होता जा रहा है। घरेलू औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो रही है। बच्चों, जाहिर सी बात है, जहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा है वहाँ पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और ईंधन का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वायु हमारी प्रदूषित होती जा रही है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्य कर दशाएं पैदा करती है। ये जो व्यर्थ पदार्थों का, जो वेस्टेज पदार्थों का जो निस्तारण है, ये क्या है, स्वास्थ्यकर समस्याओं को पैदा करता है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में इसको डाल दिया जाता है। और जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, अब जनसंख्या है तो उसको आवास भी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं भी चाहिए। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान जो है, इस मकान में बनाने के लिए इनको कंक्रीट और ये जो पक्का सामान है, मटेरियल है, इससे मकान बनाए जाते हैं। तो नगरों में इनकी संख्या अधिक है और ये क्या बनाएंगे, एक ऊष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। समान संसाधन एवं मनुष्यों के संचलन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, इसमें बताया गया है संपर्क बनाए रखने के लिए, और इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों को ही एक साथ दोनों की कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं परस्पर निर्भरता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाते हैं, कच्चा माल लेकर भी जाते हैं, कभी दैनिक जीवन की वस्तुओं को आपूर्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, जीविका निर्वाह के लिए। इस प्रकार से इनका आपस में नज़दीकी होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक समस्या को भी जन्म देते हैं इस तरह से, और जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ रहा है, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्याग्रस्त ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया। ढांचागत जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनमें आता है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जल की, और इसके अलावा बहुत सारी जो समस्याएं हमारे स्वच्छ वातावरण की, ये समस्याएं पहले से ही वहाँ पर बढ़ी हुई हैं। और ये गई हुई जनसंख्या नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ पर इन पर और अधिक क्या है, बोझ डाल देती हैं। तो ग्रामीण निर्धनता को दूर करना अति आवश्यक है, तभी ये पलायन रुकेगा। बच्चों, ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन को स्तर को सुधारना एवं वहाँ रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। ये जो सुविधाएं हैं, हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं, इनकी व्यवस्था भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाए तो इनका पलायन शहरों की ओर कम हो जाएगा। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना अति आवश्यक है। जो गरीबी है ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको भी दूर करना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना एवं वहाँ रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके अनुपूरक योगदान तथा संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय 4 मानव बस्ती, और आशा है कि आपने इस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर भी अगर 1% आपको कुछ थोड़ा सा इसमें रह गया है, कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जहां पर आपको डाउट है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो भी अगले लेसन के जो
वीडियो बनाए जाएं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो बच्चों, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। थैंक यू।